नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनोज सिंह रावत है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बीएससी प्रथम सेमेस्टर की भौतिक विज्ञान विषय की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो हर साल आपके थ्योरी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो जिसका नाम है केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। जो केपलर थे, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। हम जानने से पहले तो हम बात करें केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के, थोड़ा बहुत इसके बारे में इंट्रोडक्शन भी होना जरूरी है। जो केपलर थे, ये क्या थे? केपलर एक साइंटिस्ट का नाम है गाइज, जो कि क्या थे? जर्मन साइंटिस्ट थे। क्या थे? जर्मन साइंटिस्ट थे। तो केपलर्स ने यहाँ पे हमें 3 लॉ दिए थे। ये हमें किसके बेस पे दिए थे? ये हमें सन और प्लैनेट की उसके बारे में बताया था कि जो सन होता है वो हमेशा एक डायरेक्शन पे, एक ही जगह पे होता है, और जो प्लैनेट है उसके चारों ओर घूमते हैं। ठीक है। और इतने एरिया में इतना एरिया कवर करेगी, ये हमें मतलब केपलर ने बताया था। ठीक है। जो केपलर का पूरा नाम क्या था? जोहान्स केपलर। क्या था? जोहान्स केपलर। जो उन्होंने जो लॉ दिए थे 1609 में दिए थे, 1609 में। तो आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे केपलर के प्रथम नियम के बारे में, केपलर्स फर्स्ट लॉ, जो है लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये दिया था 1609 में। जो तो केपलर का फर्स्ट लॉ है, इसे कभी पूछा भी जाता है कि केपलर्स फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं। तो केपलर फर्स्ट लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। इसी प्रकार जो केपलर्स का सेकंड लॉ है उसे कहते हैं लॉ ऑफ एरिया, और इसी प्रकार केपलर्स का जो तीसरा लॉ है उसे कहते हैं लॉ ऑफ हार्मोनिक्स। केपलर्स का प्रथम लॉ या प्रथम जो लॉ है उसे कितने में दिया था? 1609 में दिया था। और केपलर्स का सेकंड लॉ भी 1609 में दिया था। और जो केपलर्स का थर्ड लॉ है यानी लॉ ऑफ हार्मोनिक्स, उसे 1609 में दिया गया था। तो अब हम आज इस वीडियो में केपलर्स, क्योंकि हम बात करेंगे केपलर्स के फर्स्ट लॉ की यानी लॉ ऑफ इलेप्टिकल ऑर्बिट, तो इसका जो स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। तो केपलर्स कहते हैं कि जो केपलर्स का फर्स्ट लॉ कहता है वो उसका जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि जो हमारा सन है वो हमेशा क्या होता है? एक ही फोकस पे स्थित रहता है। क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबको भी पता है कि जो सूर्य होता है वो हमेशा एक ही जगह पे स्थिर होता है, और जो ग्रह होते हैं उसके क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उसी प्रकार जो केपलर का फर्स्ट लॉ है वो कहता है हमें कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ all the planets revolves around the sun in an elliptical orbit and the sun being at one of the foci। तो इसका कहने का मतलब है कि जो सूर्य होता है वो हमेशा एक ही फोकाई पे स्थित होता है, और जो ग्रह होते हैं वो हमेशा सूर्य के चारों ओर एक क्या करते हैं? दीर्घ वृत्ताकार कक्षों में चक्कर लगाते हैं। यानी ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। जो सारे ग्रह हैं वो क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, किन दीर्घ वृत्ताकार कक्षों में। और एंड द सन बी एट वंस ऑफ द फोकाई, और जो सन है वह एक ही फोकाई पे यानी एक फोकस पे स्थित रहता है। तो आइए हम इसको चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो ये फिगर है ये देखिए आप, ये क्या है? ये ना एकदम सर्कल शेप्ड में, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये इलेप्टिकल ऑर्बिट है। इलेप्टिकल ऑर्बिट, इसमें जो हमने इलेप्टिकल ऑर्बिट है, और इसमें क्या है? प्लैनेट है। ये है प्लैनेट, इसमें रिवॉल्व कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं फिलहाल। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने इसके अंदर ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पे हमारा ये फोकस 1 हो गया और ये फोकस 2 हो गया। फोकस 1 पे हमने क्या कर रहे हैं? सूर्य को ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे सन है, सपोज यहाँ पे सन है, या तो हम इसको यहाँ पे भी कर सकते थे, फिर तो हमको प्लैनेट यहाँ दिखाने पड़ते, इस साइड दिखाने पड़ते। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया इसमें। तो इसका जो सन है वो इस फोकाई पे, इस फोकस पे स्थित है, यानी फोकस 1 पे। और यहाँ से जो फोकस इस प्लैनेट की डिस्टेंस होगी R1 वेक्टर, और इस फोकस इस प्लैनेट की दूरी होगी सन से R2 वेक्टर, और उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा। ठीक है। अब देखिए, ये तो हमने दिखा दिया। सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं कि ये हमने ये लाइन ड्रॉ करी है, इसे कहते क्या है? तो क्या देखिए, जो हमने डॉट डॉट वाली से इस लाइन को ड्रॉ करके इसे कहते हैं सेमी मेजर एक्सेस, क्योंकि एक्स एक्सेस में है। तो एक्स एक्सेस हमेशा सेम जो भी होता है हमेशा मेजर एक्सेस को ही डिनोट करता है, और जो वाई एक्सेस होता है हमेशा माइनर एक्सेस को ही डिनोट करता है। तो ये जो हमारे और वाई एक्सेस में देखिए, हमारे वाई एक्सेस में है ना डॉट डॉट से, तो इसको दिखा रखा है। तो हमारे क्या हो गया? सेमी माइनर एक्सेस। क्या हो गया? सेमी माइनर एक्सेस। हमें हर चीज़ के बारे में पता होना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका सेंट्रल पॉइंट है, इसको ओ मान लेते हैं। सेंट्रल पॉइंट है यहाँ से, सेंट्रल पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी जो है स्मॉल ए, और सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल ए। तो ए प्लस ए 2 होगा, ये टोटल डिस्टेंस इसकी 2 ही होगी। और उसी प्रकार इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है स्मॉल बी, और इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी है स्मॉल बी, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 2b। तो ये 2a हो गया और ये 2b हो गया। तो हमको अब इस फिगर के माध्यम से सब कुछ समझ में आ गया होगा। सेमी माइनर एक्सेस, सेमी मेजर एक्सेस, और ये सन यहाँ पे इस डायरेक्शन में से प्लैनेट 1 है, प्लैनेट 2 है। हम इसको ऐसे भी ट्रांसफर करते हैं, प्लैनेट 1 और ये प्लैनेट 2, या इसको प्लैनेट 1 मान लो या इसको प्लैनेट 2 मान लो, किसी भी मान सकते हो आप। तो ये क्या है? इलेप्टिकल ऑर्बिट है, इसके चारों ओर ये सन है, इसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे। ठीक है। अब हम सबसे मेन बात जो है केपलर्स फर्स्ट लॉ, इसके क्या जाने थे? प्रूफ जाने थे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट गाइज। और लगभग ये कक्षा क्लास 9 से आ जाता है, 9th और 11th में भी है इसके बारे में थोड़ा। तो देखिए उस वहाँ स्कूलिंग जो स्कूल लेवल पे है उस पर थोड़ा अलग है, मतलब ये हम बीएससी लेवल पे पढ़ रहे हैं। बीएससी लेवल थोड़ा इसका विस्तार से है, स्कूलिंग लेवल पे जो है स्कूलिंग लेवल पे थोड़ा छोटा था, जिसका प्रूफ था। बाकी स्टेटमेंट सेम रहता है, स्टेटमेंट का आप किसी का भी पढ़ लो, स्टेटमेंट हर जगह सेम रहता है। तो हम देखिए एक आधा प्रूफ करके मैंने, तो आप देख सकते हैं प्रूफ क्या बनेगा। हम पहले विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम सभी को पता है कि जो न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है
उसे क्या कहते हैं, उसे वो क्या होता है, एफ इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर स्क्वायर माइनस जी एम माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन में फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पे जो माइनस आप सभी को पता होगा, जो कि ये जो माइनस साइन है वो क्या डिनोट करता है, एट्रैक्शन को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, एट्रैक्शन को। और जो प्लस होता है वो रिपल्सन को, यानी जो माइनस चिन्ह होता है वो आकर्षण को पास आने वाले, और जो प्लस चिन्ह होता है रिपल्सन को यानी प्रतिकर्षण को। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे बात करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू, ये तो हमने इतना समझ लिया। अब करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रेडियल डायरेक्शन। अब हम सभी को पता है जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, अभी तो हम पहुँचे नहीं है हमने पढ़ा होगा, सॉरी हमने पढ़ा होगा न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में। तो उसमें लॉ ऑफ रेडियल डायरेक्शन है, उसमें हम क्या बात करें, लॉ ऑफ रेडियल डायरेक्शन। तो वो क्या होता है, जो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। आप सबने पढ़ा होगा न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का द्वितीय नियम। तो इस प्रकार जो यहाँ पे एफ इक्वल टू, यहाँ पे जो हमको इक्वेशन मिलती थी उस वहाँ से, तो इक्वेशन क्या मिलती है, देखिए एफ इक्वल टू स्मॉल एम इंटू डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन, ये डी थीटा है, डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया गाइस। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इससे हम बात करेंगे जो हमारे इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। हम क्योंकि हमने देखिए इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, और राइट हैंड साइड अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेट कर लेते हैं इन दोनों को। क्या करते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2, देन वी गेट देखिए आगे देखते हैं इसका। देन वी गेट क्या, हम क्या प्राप्त करेंगे, एम इंटू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी एम ओवर आर स्क्वायर। तो देखिए गाइस सिमिलर है, हमें देखिए कि एफ इज इक्वल टू माइनस जी एम एम आर स्क्वायर, और इधर एफ इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारी। अगर हम इक्वेट करेंगे तो ये एफ से ये एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेंगे ये दोनों। तो हमें इन दोनों को इक्वेट कर लिया, यानी मतलब ये बराबर ये कर लिया। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ देखिए हमारा कैंसिल आउट क्या क्या हो रही है, स्मॉल एम से ये स्मॉल एम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो बचता है, अब क्या बचता है यहाँ पे, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, इसको एक बड़े ब्रैकेट के अंदर डालते हैं, इक्वल टू माइनस जी एम ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए, अब हमको यहाँ से आर स्क्वायर को अगर हम हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, किसकी साइड से हटा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, किस क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय आर क्यूब। किससे करेंगे, आर क्यूब से। तो देखिए यहाँ भी आर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी आर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा, आर क्यूब डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर की पावर 4। क्योंकि आर की पावर 4 क्यों हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ना, ये आर क्यूब से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। आर की पावर 4 ये क्या बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी एम ओवर आर स्क्वायर डॉट आर क्यूब से यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचता है, आर क्यूब डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर की पावर 4 डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी एम आर। तो जो है हमारी ये इक्वेशन आई, इस इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। और हम यहाँ से गैस एक कंडीशन बनाएंगे, लेट आर इज इक्वल टू 1 अपॉन यू। क्या मानेंगे, आर इज इक्वल टू 1 अपॉन यू। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे गाइस, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद द रिस्पेक्ट टू, इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट। क्योंकि हमारी क्या हो जाएगा, डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी और 1 अपॉन यू। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, ये 1 ओवर माइनस का 1 ओवर, ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी इंटू 1 अपॉन यू, और ये करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन यू स्क्वायर, ये बन जाएगा डी अपॉन डी टी। इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ करेंगे, हम यहाँ पे डी थीटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डी थीटा से डिवाइड भी कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन गया,
हम इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम अब इस प्रकार से लिख सकते हैं, -1/u² डॉट डी यू ओवर डी थीटा डॉट डी थीटा ओवर डी टी। ये डी यू के नीचे इस डी थीटा को इधर लागे और इस डी टी को इधर लागे, इतना कर लेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हमको पता है जो गाइस r² ओमेगा होता है वो हमेशा एच के इक्वल होता है, और हम चूँकि हम ये भी जानते हैं कि जो ओमेगा होता है, ओमेगा क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी होता है, क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू एच। तो अब यहाँ पे r, क्योंकि हमने क्या मान रखा है, r को r इज इक्वल टू 1/u मान रखा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, r² की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, 1/u² इंटू डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू एच। ठीक है, हम इसको अच्छे से कैसे कर सकते हैं, जो u² है यहाँ क्या है, डिवाइड में यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई के साथ चलेगा, तो डी थीटा, क्योंकि हमको डी थीटा की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू एस यू स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहिए आप अलग से कंडीशन बना सकते हैं, जैसा मैं करूँगा आप सेम टू सेम अपना थ्योरी एग्जाम्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर कहीं भी कोई गलती होती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं अगली बार और अच्छी बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूँगा आपको। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, -1/u² डॉट डी यू ओवर डी थीटा डॉट एच यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से u² से u² कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू -h डी यू ओवर डी थीटा, डी ओवर डी थीटा। तो ये तो हमने डी आर ओवर डी टी निकाल दिया, लेकिन हमको चाहिए किसकी, हाँ हमको, क्योंकि गाइस हम जो इक्वेशन बना रखी है, हम आप जो वैल्यू निकालेंगे, तो गाइस हमको जो आप वैल्यू निकालेंगे हम इस इक्वेशन में रखेंगे, जो भी वैल्यू है, तो हमको यहाँ पे d² r ओवर डी टी स्क्वायर चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ आगे रखा है डी आर ओवर डी टी आ रहा है, तो हमको क्या करने का, अगेन इसको क्या करने का, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, और फिर इस इक्वेशन में रखेंगे हम जो भी वैल्यू आएगी, तो हमारा जो थ्योरम है, ये सॉरी जो लॉ है वो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, तो जो हमारे क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारा, d² r अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी टी इंटू डी आर अपॉन डी टी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ से क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे, -h डी ओवर डी थीटा। ठीक है, अब हम सेम जिस प्रकार हमने यहाँ किया था, डी थीटा अपॉन डी थीटा से इंटू भी किया था और डी थीटा से डिवाइड भी किया था, सेम यहाँ भी कंडीशन बनाने के लिए डी थीटा अपॉन डी थीटा से याद करें। बस गाइस इसमें 3-4 कंडीशन जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, बहुत हेल्पफुल होंगी। अभी लास्ट में आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसको याद करने की, तो आप देखिए। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये डी टी को यहाँ कर सकते हैं और डी थीटा को यहाँ ला सकते हैं, तो डी ओवर डी थीटा -h डी यू ओवर डी थीटा और डी थीटा अपॉन डी टी, क्योंकि हमको पता है डी थीटा ओवर डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, एच यू स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम डी ओवर डी थीटा -h डी यू ओवर डी थीटा, अब इसकी जगह पे हम क्या सकते हैं, एच यू स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो जैसे हमने ये एच यू स्क्वायर भी लिख दिया। अब इसका आगे देखिए, तो यहाँ से d² r हमारा क्या आ जाएगा, d² r अपॉन डी टी स्क्वायर, d² r अपॉन डी टी स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा गाइज, तो हमारे यहाँ लास्ट में आया था, लास्ट में क्या था, डी अपॉन डी थीटा इंटू -h डी ओवर डी थीटा डॉट एच यू स्क्वायर। तो हम इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे गाइज, तो हमारे क्या आ जाएगा, -h² u² d² u अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया, d² r अपॉन डी टी स्क्वायर आ गया। आप इसको एक बार पुनः देख सकते हैं, अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप पीछे पॉज करके पीछे देख सकते हैं दोबारा। तो हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू निकाल दी हमने r अपॉन डी टी स्क्वायर की, तो हम इसको क्या कर देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे, तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, r³ -h² u² d² u ओवर डी थीटा स्क्वायर, ये हमारे किसकी जगह पे आया है, ये हमारा d² r अपॉन डी टी स्क्वायर की जगह पे आ रही है, क्योंकि हमारा देख सकते हैं, जो हमारा जो थर्ड इक्वेशन था वह है r³ d² r ओवर डी टी स्क्वायर -r³ डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर -gm_r, तो इसकी जगह पे हम वैल्यू रख देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे r³ इसकी जगह पे इसकी वैल्यू रख दी है। अब आगे को देखते हैं, -r⁴। अब चूँकि हम यहाँ जानते हैं, जैसे यहाँ है डी थीटा
ओवर डी टी। तो चूँकि हम जानते हैं डी थीटा ओवर डी टी क्या होता है, एच यू स्क्वायर होता है। अब इसका स्क्वायर है यहाँ पे, क्या होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे एच यू स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना बन गया गाइस, तो ये हमारा बन गया एच स्क्वायर यू की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस जी एम आर। तो ठीक है, अब हम यहाँ से आर की जगह भी क्या करते हैं, क्योंकि हमने कंडीशन बनाई थी पहले आर इज इक्वल टू 1/u, तो यहाँ पे आर क्यूब है, तो आर क्यूब की जगह हम क्या करते हैं 1/u क्यूब, 1/u क्यूब माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर माइनस इसकी जगह पे आर की पावर 4 है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 1/u की पावर 4 एच स्क्वायर, और ये सेम एच डी रह जाएगा, और यहाँ पे माइनस जी एम ओवर यू, मैंने माइनस जी एम ओवर यू क्यों लिखा, क्योंकि आर इक्वल टू 1/u, क्योंकि हमने पहले कंडीशन बनाई हुई थी। तो ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से यू स्क्वायर से यहाँ पे ये यू स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे 1u बचा, और यहाँ पे यू की पावर 4 से यू की पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब हमारे पास क्या बचे, माइनस का एच स्क्वायर अपॉन यू और डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर माइनस इधर क्या बच गया, इससे ये कर दिया, तो यहाँ क्या माइनस का एच स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी एम ओवर यू। ठीक है, अब जरा देखिए माइनस एच स्क्वायर ओवर यू। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम कॉमन ले लेंगे गाइस। कॉमन कैसे लेंगे, आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस एच स्क्वायर ओवर यू इंटू डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस का यू इज इक्वल टू माइनस जी एम ओवर यू। अब देखिए गाइस, इसमें जो था मैंने माइनस एच स्क्वायर ओवर यू के ले लिया, इसमें बाहर कॉमन ले लिया, तो हमारा जो अंदर बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, क्योंकि आपको कॉमन का पता है, जब कॉमन लेते हैं तो हम क्या करें, इंटू भी होता है और डिवाइड भी होता है, क्या होता है इंटू भी होता है डिवाइड भी होता है। तो हमारा यहाँ से कॉमन क्या गया, माइनस एच स्क्वायर ओवर यू, और देखिए बचेगा डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू माइनस जी एम ओवर यू। इतना समझ में आएगा इस सबको। तो हमारे यहाँ से क्या बच गया, अब ये यू से ये यू कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो यहाँ इंटू में है ये दे जाके डिवाइड में आ जाएगा, और क्या हो जाएगा प्लस का बन जाएगा, माइनस का आ गया, तो यहाँ क्या बच गया हमारा डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ माइनस का है, ये माइनस का है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जी एम ओवर एच स्क्वायर। तो हम इसी को कैसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर ओवर डी थीटा स्क्वायर इंटू यू माइनस जी एम ओवर एच स्क्वायर प्लस यू माइनस जी एम ओवर एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हमें क्या है, जो ये यू माइनस यू तो यही है, ये जी है, जी एम ओवर एच स्क्वायर को इसको इस साइड बाएं साइड लेके आगे, और इधर क्या बच गया हमारा 0 बच गया। तो कैसे हो गया डी स्क्वायर, क्योंकि ये डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर है, तो फिर डी स्क्वायर यू माइनस जी एम ओवर एच स्क्वायर, ये यू के साथ आया, प्लस प्लस की जगह प्लस, देखिए गाइस डी स्क्वायर की जगह हमने डी स्क्वायर ओवर डी थीटा स्क्वायर, अब तो यू कहाँ गई, यू कहाँ गई, ये है जो ये यू है ये रहा, और ये जी एम ओवर यहाँ किसके साथ आएगा, दोनों के साथ आएगा, एक के साथ आएगा दोनों के साथ आएगा, तो जी एम ओवर एच स्क्वायर इधर पहले इस वाले यू के साथ आया, यू माइनस जी एम ओवर एच स्क्वायर प्लस की जगह पे प्लस का साइन, यू की जगह पे यू, और फिर इधर आया माइनस जी एम ओवर एच स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जिसको डाउट है एक बार अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो हमारा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारा जी एम ओवर एच स्क्वायर है वह जी एम ओवर एच स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये क्या है एक नियतांक है गाइज, क्या है कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। सो द सॉल्यूशन, तो गाइज जो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज रियल, क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन की क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं लेट, यहाँ पे मानना पड़ेगा आपको यू माइनस जो है यू माइनस जी एम ओवर एच स्क्वायर है। अब इसको इतना बड़ा तो लिख सकते हैं नहीं, तो इसको मानना पड़ेगा, इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एक्स मान लिया, तो ये हमारे क्या बन गया डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। जब हमको डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसको, जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हमारा ये आ गया। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4, क्या मान लें इक्वेशन नंबर 4। अब आते हैं, तो ये हम जानते हैं सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे क्या हो गया, जो आप हम सबको तो पता होगा कि जो सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, नहीं भी पता है तो गाइज आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा, जो सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, वो जो सॉल्यूशन होते हैं उनको हम किस डिनोट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा। क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा। तो आगे को हम इसको क्या कर सकते हैं, तो इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, एक्स की जगह पे हम ये लिख सकते हैं यू माइनस, क्योंकि हमने यहाँ ये माना था यू माइनस जी एम ओवर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि हमने एक्स की जगह पे ये लिखा था, तो हमने एक्स की जगह पे ये कर दिया। तो अब जी एम को इधर ले जा सकते हैं हम, तो ये इज इक्वल टू जी एम ओवर एच स्क्वायर प्लस ए कॉस ऑफ थीटा, इतना कर देगा। अब हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, दोनों साइड क्या करते हैं
अब यहाँ पे क्या करेंगे हम एच स्क्वायर ओवर जी एम से क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई एच स्क्वायर ओवर जी। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 ओवर आर इज इक्वल टू जी एम ओवर एच स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच स्क्वायर ओवर जी एम ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये कैसा है आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है यू इज इक्वल टू जी एम ओवर एच स्क्वायर प्लस ए कॉस ऑफ थीटा। अब इसको हमने क्या कर दिया, एच स्क्वायर ओवर जी एम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन आर आ गया। क्यों आया 1 अपॉन आर, क्योंकि हम यू की जगह वो कर सकते हैं यहाँ पे 1 अपॉन आर, 1 ओवर आर, यू की जगह पे क्या कर देंगे 1 ओवर आर लिख दिया, और यू की जगह पे 1 ओवर, क्योंकि हम जानते हैं ना कंडीशन बनाई हमने पहले यू की जगह 1 ओवर आर, यहाँ पे यू की जगह 1 ओवर यू की जगह पे 1 ओवर आर कर दिया हमने, और जी एम ओवर एच स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा बाहर आ जाएगा। क्यों जाएगा बाहर, कॉमन आ गया, क्योंकि हमने क्या करते हैं एच स्क्वायर ओवर जी एम से मल्टीप्लाई भी करेंगे अंदर और डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि कॉमन लेने में क्या करते हैं मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो जी एम ओवर एच स्क्वायर हमारा बाहर आ गया, तो अंदर बच गया 1 प्लस एच स्क्वायर ओवर जी एम ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाता है, तो हम इसको यहाँ लिखे जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इसका, एच स्क्वायर ओवर ये इधर आ जाएगा जी एम और आर, तो ये इधर आ गया इज इक्वल टू यहाँ क्या बच गया हमारा 1 प्लस एच स्क्वायर ओवर जी एम ए कॉस ऑफ थीटा। तो गाइस ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करते हैं गाइस, कंपेरिजन करते हैं, कंपेरिजन नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 5 विथ जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। तो हमारा गाइस हम सबको पता होना चाहिए कि जो कोनिक सेक्शन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है एल ओवर आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर कॉस ऑफ थीटा, तो ई की पावर कॉस ऑफ थीटा, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 6। यहाँ से क्या करेंगे आप, फ्रॉम हम आराम से यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा एल की वैल्यू एल ओवर आर और 1 प्लस एल ओवर आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा को इसके साथ तुलना करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 वी हैव, तो हमारे पास क्या रह जाता है ई इज इक्वल टू, जो हमारा ये ई है ई इज इक्वल टू हमारा क्या है यहाँ एच स्क्वायर ओवर जी एम, जो हमारा ई है ई इज इक्वल टू क्या होता है गाइस, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी जो क्या करता है हमेशा जीरो थीटा के बीच में, जो हमारा सॉरी ई है गाइस, जो हमारा ई है वो हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। ये हमारे किसके लिए होता है, इलिप्स के लिए होता है, इसे दीर्घवृत्त के लिए होता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ये हमारे किसके लिए होता है दीर्घवृत्त के लिए होता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, जो एल हो गया कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ से हमारा जो एल है वो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर ओवर, देख सकते हैं आप, जो हमारा यहाँ पे एल है वो एच स्क्वायर ओवर जी एम के बराबर है, एच स्क्वायर ओवर जी एम। तो ये हमारा प्रूफ है गाइस, दैट इज प्रूफ। ये क्या हो गया हमारा लेप्लेस लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का फर्स्ट लॉ प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे जो हमारे जो हमारा एल है एल इक्वल टू क्या है लेटस रेक्टम होता है वैसे, क्या होता है लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स तो ये देखिए मैं बताने वाला था कि इसका शॉर्ट लिखने से याद करने का, आप इसको याद कैसे कर सकते हैं। देखिए इसका फर्स्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं स्टेटमेंट लिख सकते हैं, स्टेटमेंट के बाद ड्रॉ बना सकते हैं। ड्रॉ बनाने के बाद आपको ये ध्यान देना कि जो न्यूटन है, न्यूटन के सिर्फ 2 लॉ लगाएंगे हम यहाँ पे, 2 लॉ कौन से लगाएंगे, एक विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशन, सब तो जानते हैं, बस इन 2 लॉ को लगा देना, उसके बाद हम आगे आराम से कर सकते हैं। जैसे एफ इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, ये लगा दिया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, और उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ रेडियल डायरेक्शन का लगा दिया, मास इंटू एक्शन। इसको याद कर लेंगे थोड़ा, इस इक्वेशन को याद कर लेना। उसके बाद जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है इसको इक्वेट कर लेना। तो यहाँ से हमारे क्या बन जाएगा गाइस, इन दोनों को कैंसिल आउट हो जाएंगे एफ और एफ, तो यहाँ से क्या जाएगा एम डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस आर डी टी अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी एम ओवर आर स्क्वायर, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। तो गाइस जो हमारा भी यहाँ बच जाएगा वो क्या बच जाएगा डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस डी टी स्क्वायर माइनस आर डी टी अपॉन डी टी का होल स्क्वायर माइनस जी एम ओवर आर स्क्वायर, ये बच गया। अब क्या करेंगे, इतना हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे आर क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे। आर क्यूब से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे जितना भी आएगा आर की वैल्यू क्या रख देंगे 1/u रख देंगे, जो ये आर की वैल्यू 1/u रखेंगे, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे, ना कि इस इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस इक्वेशन को हम क्या है डी स्क्वायर आर, क्योंकि हम डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर डी टी स्क्वायर का वैल्यू लाएंगे, और डी टी अपॉन डी टी की वैल्यू हम तो जानते हैं एच स्क्वायर होता है, तो इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। तो हम यहाँ देख सकते हैं इसको डी के स्क्वायर में जो डिफरेंशिएट करने के बाद हमारा लास्ट में कितना है डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर कितना है माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन डी टी इतना आएगा। अब जो ये वैल्यू है इनको इक्वेशन में थर्ड में रखने के बाद हमारा इतना आएगा
ठीक है, ये आप सॉल्व करते जाएंगे इतना आ जाएगा। और यहाँ जो जी एम ऊपर एच स्क्वायर होता है ये कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे हम कंडीशन है इसको एक्स मान लिया, एक्स मान के बाद इसका डिफरेंशिएट करने के बाद हमारा जीरो आ गया। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन आपको पता ही होगा, एक्स इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा। तो ये जो यहाँ पे एक्स की जगह यू माइनस जी एम ऊपर एच स्क्वायर का, और इसकी जगह ये लिख दिया, इस फिर इसको राइट हैंड साइड लिखे, तो यहाँ ये प्लस पॉजिटिव मान लिया, फिर इसको मल्टीप्लाई करेगा हमने एच स्क्वायर ओवर जी एम से, तो ये हमारा इक्वेशन ये आ गया इस प्रकार। तो यहाँ से एल की वैल्यू हमारी क्या होगी, एच स्क्वायर ओवर जी एम। तो गाइस आपको जहाँ पे समझ में नहीं आया आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो बहुत ही लंबा होगा, लेकिन गाइस कोई बात नहीं, ये जो कैपलेस का फर्स्ट लॉ है बहुत ही लंबा है, तो आप इसको आराम से समझ सकते हैं। अगर मैं पहले से लिख के आपको समझा देता तो उतना अच्छा लगता नहीं, लेकिन मैंने सोचा आपको केवल स्टेटमेंट लिखा और प्रूफ की 2 लाइन बता लिखी, फिर मैंने सोचा आपको लिखते अगर स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ आप इसको घर में एक बार कोशिश करिए, एक दो नहीं, एक दो बार नहीं, आप 3-4 बार करिए इसको, देखते जाइए आपके दिमाग आते जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी जहाँ पे समझ में आया कमेंट में बात कर सकते हैं, कौन सा तरीका क्या है, कौन सा, अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब नेक्स्ट वीडियो में बात करना कैपलेट सेकंड लॉ और कैपलेट थर्ड लॉ, उनको साथ में करेंगे गाइस, वो ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा, छोटा ही बनेगा, क्योंकि कैपलेट का जो फर्स्ट लॉ है इसका जो प्रूफ है ना गाइस बीएससी लेवल पे बहुत ही बड़ा है, तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बस मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी, याद करने की वैसे याद कर सकते हैं, बाकी आप बस कैलकुलेशन है आपके हाथ में, कैलकुलेशन जितनी अच्छी है आप कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं, टेक केयर।